हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीट्यूब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, फिजिक्स का जो आपका लेसन चल रहा था मेजरमेंट, उसी को दोस्त कंटिन्यू करेंगे। पिछले दो हमने थ्योरी क्लास में बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। आज के इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोटिमान और सार्थक अंक ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्त एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा कि सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, या किसी भी राशि के परिमाण को जो भी है आपका कोटिमान कैसे ज्ञात करते हैं। इन सारी चीजों पर भी दोस्त हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका भौतिक राशि की विमा होती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल जो आपकी क्वांटिटी होती है, इसको कैसे हम व्यक्त करते हैं, ये चीजें दोस्त हम एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्त, हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक था वो था भौतिक राशि की विमाएं। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिएगा, ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो आपका भौतिक राशि की बीमा होती है, किसी भौतिक राशि की बीमा आपका वह घात होता है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। अभी दोस्त आप आसानी से समझ पाएंगे कैसे हम यहाँ पे क्लियरिफाई करते हैं। आप लोग देखिएगा, जैसे कि कोई भी भौतिक राशि है, उसके मात्रक को द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t, ताप व विद्युत धारा a के पदों पर लिखने पर प्राप्त सूत्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे किसी भी भौतिक राशि हो गया, बल का विमीय सूत्र mL_t-2 कैसे करते हैं? जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्त। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है यहाँ पे वेग का, ठीक है, वेग का मान लेते हैं हम। यहाँ पे हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो वेग बराबर क्या होता है दोस्त? यहाँ पे विस्थापन बटे समयांतराल। क्या होता है दोस्त? विस्थापन बटे समयांतराल होता है, ये आपका वेग के बराबर। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो गया? वो हमारा L हो गया, और जो आपका समयांतराल हो गया वो क्या हो गया? T हो गया। तो इसका जो हमारा विमीय सूत्र बन के आ जाएगा, क्या होगा? L_t-1। ये आपका T जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-1 हो जाएगा। इसी तरह हम संवेग का अगर ज्ञात करें तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्त? यहाँ पे देखिएगा, संवेग बराबर आपका क्या हो गया? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। क्या हो गया दोस्त? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग हो गया। अभी आपने वेग ज्ञात किया था कि वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर अभी आपने निकाला था विस्थापन बटे समयांतराल, यानी कि L_t-1 अभी आपने ज्ञात किया था। सेम आपको क्या करना है? इसी में वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? m1 L1 t-1। कैसे? ये आपका t-1 तो सेम था, m1 भी आपका सेम था, L यहाँ पे जुड़ गया जो कि आपका यहाँ पे द्रव्यमान, यानी कि m आपका केवल जुड़ा है जो कि द्रव्यमान है, यानी कि संवेग बराबर आपका क्या हो गया? यहाँ पे द्रव्यमान इंटू वेग। आशा करते हैं दोस्त आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, जिस भी हम भौतिक राशि के मात्रक को द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t, ताप थीटा तथा विद्युत धारा a के पदों में लिखने पर प्राप्त सूत्र को हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे हमें बल का ज्ञात करना है तो बल का क्या होगा यहाँ पे? mL_t-2। क्या हो गया दोस्त? mL_t-2। ये कैसे हुआ? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का क्या हो गया? m हो गया, त्वरण का क्या हो गया? L_t-2। ठीक है, त्वरण L_t-2 कैसे आया? त्वरण बराबर क्या होता है दोस्त? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन अभी आपने निकाला था, क्या होता है? L/t। L/t करेंगे तो L_t-2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करते हैं जो भी आपके भौतिक राशि होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे हम भौतिक राशि की विमा को ज्ञात करेंगे। चलते हैं हम, हमारा अगला जो पॉइंट है कि यूज ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इन विमाओं का हम यूज कहाँ करते हैं? ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। सबसे पहले तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों को बदलने में हम इसका प्रयोग करते हैं।
दूसरा कहाँ करते हैं दोस्त, यहाँ पे किसी भी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, जहां सूत्र या समीकरण दोनों पक्षों की विमाएं एक सा हो, वहां हम इस विमा यानी कि डायमेंशंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, विभिन्न भौतिक राशियों के संबंध स्थापित करने के लिए हम विमा का प्रयोग करते हैं, और किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए भी हम डायमेंशंस का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये रही दोस्त आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम विमा के लिए यहाँ पे किस लिए यूज करते हैं, ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगले हम अपने पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। आपका थ्योरी का ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, यानी कि लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी होगी, आप कम समय में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगले दोस्त टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वो है विमा की सीमाएं। ठीक है, विमाओं की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसकी सीमा कहां तक है? ठीक है, इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, जो भी हम यहाँ पे विमी यानी कि डायमेंशंस विमा निकाल रहे हैं किसी भी राशि का, उसके सूत्र में उपस्थित जो विमाहीन नियतांक है उसका मान हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, किन्हीं भौतिक राशियों के बीच में संबंध निर्धारित करने के लिए भी हम विमा का यूज करते हैं, लेकिन जब 3 से अधिक राशि पर निर्भर करने लगती है कोई भी भौतिक राशि, तो उनके बीच में इस विधि से संबंध स्थापित नहीं हो पाता, विमी विधि से संबंध स्थापित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि MLT की घातों को समान करने पर केवल 3 समीकरण ही बनती हैं तथा उनसे 3 मान और आपका प्राप्त होगा। ठीक है, 3 समीकरण बनेगा तो आपका 3 ही मान प्राप्त होगा, लेकिन 3 से अधिक राशि है तो उसमें हमारा कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तीसरी दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, इस विधि द्वारा त्रिकोणमिति यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, चरघातांकी तथा लॉगरिथम यानी कि log x आदि पद वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? विमीय विधि द्वारा। ठीक है। अगला दोस्त हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यानपूर्वक इसको पहले डिफिनीशन समझिएगा, फिर सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा। कुछ इसके दोस्त पॉइंट हैं जो कि आपको याद करने होंगे, ताकि कोई भी नंबर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप बता देंगे कि इसमें इतने सार्थक अंक हैं। वो कैसे करना है वो मैं आगे एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप इसके डिफिनीशन को समझे कि सार्थक अंक होता क्या है। सार्थक अंक किसी भौतिक राशि की माप सार्थक अंकों की संख्या से निर्धारित की जाती है। ठीक है, या हम इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं कि अंकों की वह संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। आइए देखते हैं दोस्त, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम किसी भी सार्थक अंक आने वाले जो भी हमारा संख्या है उसमें सार्थक अंक को कैसे ज्ञात। तो फ्रेंड, जो आपका माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए कुछ आपके पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आप लोग समझ लीजिए। पहला पॉइंट है कि मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या जो है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्या रहता है दोस्त? अपरिवर्तित रहता है। अगर आपका कोई भी मात्रक चेंज होता है तो सार्थक अंक फिर भी आपका उतने ही रहेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर है या 7.2 mm है। ठीक है, तो दोनों में ही आपका सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं, 2 ही रहेंगे आपका। मात्रक बदलने से कोई भी सार्थक अंकों पर जो आपका प्रभाव है, इफेक्ट है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किससे? मात्रक बदलने से। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्त। दूसरा पॉइंट है
दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात 8.2 यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, 8.2 सेंटीमीटर को यदि हम mm में व्यक्त करें यानी कि 82 mm आ गया, तो भी दोनों में ही आपका जो सार्थक अंक है वो कितने हैं, 2 हैं। दोनों में ही क्या है दोस्त, सार्थक अंक आपके 2 हैं। इसमें ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की बात यह है कि कब हम यहाँ पे दशमलव के पहले का अंक काउंट करते हैं और दशमलव के बाद का कौन सा अंक हम इसमें सार्थक अंक में काउंट करते हैं। अगर दोस्त इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सार्थक अंकों में हमारा कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, आप इसको अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे। दोस्त यहाँ पे बात करते हैं जो आपका 8.2 सेंटीमीटर और 82 mm दोनों में ही आपका सार्थक अंक कितना है, 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला आपका आता है किसी माप में लिखी गई 10 की घातें सार्थक अंक नहीं है। उदाहरण में बात करें 8.2 आपका क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें अगर हम घात में चेंज करें तो 8.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख देंगे और इसमें भी देखेंगे तो आपका दोनों में सार्थक अंक कितना है, 2 ही है। ठीक है, सार्थक अंक कितना है, 2 ही है। एक और पॉइंट है, ये भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, किसी माप में 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 8.02 इंटू 10⁻6 में कितने सार्थक अंक हैं, ये आपके 3 सार्थक अंक हैं इसमें। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये था कि जो भी आपका 2 अशून्य अंकों के बीच में सभी अंक होंगे वो आपके सार्थक होंगे। जैसे 40.007। ठीक है, अगर दोस्त इसमें हम सार्थक अंकों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 5 आपके सार्थक अंक हैं। यानी बीच में आपका दशमलव आ रहा है, 00 आ रहा है, लेकिन आगे क्या है, वो आपका नंबर है। आगे अगर अंक आएगा तो वो टोटल ही आपका क्या हो जाएगा, वो सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक है, अगर एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे अगर बात करें 0.042 इसकी बात करते हैं, 0.042 की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा सार्थक अंक है वो क्या है, वो हमारा 2 है। क्या है, 2 है, 4 और 2। ठीक है, सार्थक अंक जब भी होगा दोस्त यहाँ पे दशमलव के बाद अगर तुरंत देखेंगे, अगर नंबर रहेगा, अगर यही दोस्त अगर जो 0 यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर इसके आगे नंबर होता तो ये टोटल ही हमारे क्या होते, सार्थक अंक होते। लेकिन आगे हमारा 0 है, दशमलव के पहले भी 0 है और दशमलव के बाद भी 0 है, तो जहां से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है वहां से हमारा काउंट होना स्टार्ट हो जाता है सार्थक अंक। आशा करते हैं दोस्त आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझ पाए हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में वहां पे आप गड़बड़ी ना करें। अगले दोस्त हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, ये भी चीज़ दोस्त मैंने आपको बताया अभी, एक पॉइंट और देख लीजिएगा, किसी माप में यदि दशमलव बिंदु है और दाईं के शून्य सार्थक अंक होते हैं जबकि वे 10 की घातों में न लिखे हों। यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं 10 की घात में जितने भी होंगे उससे सार्थक अंक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 10 के घात पे जितने भी आपके जो भी नंबर होगा वो आपका टोटल शून्य में चला जाएगा और शून्य कभी दोस्त सार्थक अंक में काउंट नहीं होता। दशमलव के बाद या दशमलव के पहले शून्य है तो वो कभी भी आपका सार्थक अंक में काउंट नहीं होता। जब उसका भी रीजन है दोस्त, कब नहीं काउंट होता, जब उसके आगे कोई भी नंबर ना हो, उस कंडीशन में क्या है, 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्त अगला आपका पॉइंट है, किसी माप में दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक न होने पर दशमलव तथा अशून्य अंक के बीच शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया
इन सभी चीज़ों में आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आशा करते हैं सार्थक अंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिए। कोई भी राशि का अगर हमें कोटिमान ज्ञात करना है तो कैसे हम कोटिमान ज्ञात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, ठीक है। वो आपको न्यूमेरिकल टाइप में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे वहां पे आपका कोई भी राशि दिया होगा और उसमें आपका कोटिमान ज्ञात करना होगा। ऐसे आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को आप एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरिफाई कर लीजिएगा। टॉपिक का नाम है दोस्त यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका दोस्त डिफिनीशन समझ लीजिए। किसी भी जो भी आपका भौतिक राशि है, ठीक है, किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखे तो प्राप्त परिमाण को उस राशि का हम क्या कहते हैं, कोटिमान कहते हैं। कोटिमान क्या होता है, किसी राशि के परिमाण को हम उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें तो जो हमारा प्राप्त परिणाम होगा उसे राशि का क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए पहले संख्या को 10 की घात में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या एक अंक दशमलव बिंदु से पहले तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। जैसे अगर हमें मान लेते हैं 235 है, इसको हमें लिखना है कोटिमान में, तो हम क्या करेंगे 2.35। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिसमें हम लिखते हैं वह संख्या एक अंक दशमलव बिंदु से पहले और शेष जो भी अंक है वो दशमलव बिंदु के बाद हो, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर इसको हमें क्या करना है, 10 के घात में बदलना है तो उसको हम क्या करते हैं 10 के घात के रूप में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्त आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे इसी को देख लेते हैं दोस्त, 235 को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं 10 की घात में चेंज करते हैं तो क्या हो गया यहाँ पे 2.35 इंटू 10⁻²। ये हो गया क्या, हमारा 10 की घात में हमने बदल दिया। कोई भी संख्या है हम क्या करते हैं उसको 10 की घात में बदलते हैं। इस प्रकार जो हमारा दशमलव वाला संख्या है, ये जो आप दशमलव वाला संख्या देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे 2.35, यह जो संख्या है ये 1 से 10 के बीच में आ जाता है। ये जो आप फर्स्ट नंबर देख रहे हैं ना वो 1 से 10 के बीच में आ जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर अंडर रूट में 10 आता है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, अंडर रूट में 10 की वैल्यू क्या हो गया 3.16। कितना हो गया दोस्त, 3.16 हो गया अंडर रूट 10 की वैल्यू। अब एक चीज देख लीजिएगा, कोई भी राशि है अगर आप उसको निकाल रहे हैं कोटिमान, अगर वो वैल्यू 3.16 से बराबर है या उससे छोटी है तब दी हुई संख्या का कोटिमान केवल 10 की घात वाला संख्या के बराबर ही होगा। और यदि वह 3.16 से बड़ी है तो दी हुई संख्या का कोटिमान 10 की घात वाली संख्या में एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्त, यहाँ पे 1.73 इंटू 10⁻² है, ठीक है। इसमें अगर हम कोटिमान की बात करें, मैंने आपको क्या बताया, अगर वह संख्या यानी कि कौन सी संख्या 1.73 जो आप देख रहे हैं यह संख्या 3.16 के बराबर है या इससे कम है तो जो आपका 10 की घात की संख्या होगी वही आपकी क्या होगा, कोटिमान होगा। लेकिन अगर आपका ये जो संख्या है 3.16 से बड़ी है तो इस संख्या में क्या होगा, प्लस का 1 जुड़ जाएगा, घात में एक जुड़ जाएगा, वही आपका कोटिमान हो जाएगा। आप लोग समझिएगा फिर से, 1.73 इंटू 10⁻² था आपका, इसमें कोटिमान कितना है, इसमें कोटिमान आपका 10⁻²। क्या है दोस्त, इसमें आपका कोटिमान 10⁻² हो गया, यानी कि जो आपका 10 की घात में है वही आपका कोटिमान हो जाएगा। अगर हम दूसरी वे में बात करें, यानी कि जैसे 7.32 की बात करें, ठीक है, इंटू 10⁻³ की बात करें, तो जो हमारा इसमें कोटिमान होगा वो क्या होगा, 10⁻4 होगा। ऐसा क्यों होगा दोस्त, क्योंकि
जो आपका ये वैल्यू है, दशमलव का जो अंक का वैल्यू है, ये हमारा 3.16 से क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका घात होगा 10 की घात में एक आपका जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, कोटिमान हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कोटिमान आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और कोटिमान आप किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आशा करते हैं दोस्त, मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताएं, वो चाहे सार्थक अंक से रिलेटेड या कोटिमान या वीमा से रिलेटेड, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, जो भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है, अच्छी तरीके से आप इन सभी टॉपिक को समझ पाएंगे। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।